हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो पीछे हमने चैप्टर शुरू किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हमने 7 दिन का हम पढ़ चुके थे। आज 8th डे की वीडियो आपके सामने शेयर हो रही है, जिसका हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेट प्लस इक्विटी, मतलब कि ओनर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। मतलब कि अगर हम हिंदी में बात करें कि डेट और इक्विटी क्या होता है। डेट का मतलब होता है कि बाहर से उधार लिया हुआ पैसा जिसके ऊपर हमने फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है, और इक्विटी होता है अपना पैसा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैश कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए, मतलब कि डेट ज़्यादा हमें लेना चाहिए या इक्विटी हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें डिफाइन करके प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमें किस हालत में किस कंडीशंस में डेट ज़्यादा लेना है, किस में नहीं लेना है, किस में इक्विटी ज़्यादा लेना है और किस में नहीं लेना है। तो इसके हम आज 14 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है, कैश की मतलब कैश दो फ्लो होते हैं। कैश फ्लो दो तरह की होती हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब कैश आना, कैश आउटफ्लो का मतलब कैश ऑर्गेनाइजेशन से जाना। मतलब एक्सपेंसेस को हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं, इनकम को इनफ्लो बोलते हैं। तो एक तरह से कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि जो हमारी कैश पोजीशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है। अगर मान लो कि जैसे मैंने आपको बता भी रखा है पहले ही कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमें सारा पैसा जो है कैश इनफ्लो जो होना है वो 3 साल के एंड में होना है, तो उस केस में हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता लगता है कि जो कंपनी होती है कभी कभी लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर होती है कि उसे फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करना ही करना है। जैसे डिबेंचर होल्डर्स को है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है, या फिर लोन के ऊपर उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो उन्हें लॉस के केस में भी पेमेंट करनी ही करनी है। तो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पोजीशन होती है वो ऑब्लिगेशन से मैच होनी चाहिए। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 साल के एंड में अपना सारा जो है इंटरेस्ट ऑन डेट्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, सब कुछ मिला के मुझे 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी ही करनी है। तो मेरे पास जो है 1 साल के एंड में कैश इनफ्लो जो है कम से कम 10 लाख होना ही चाहिए, तभी मैं डेट प्रेफर करूँगा। अगर मेरी जो कैश इनफ्लो है वो अगर मेरी जो मतलब कि जो मेरी इनकम है वो अगर 10 लाख रुपए से कम है तो उस केस में मैं डेट्स नहीं लेना चाहूँगा। मतलब कि इसका मैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप कैश इनफ्लो पोजीशन अगर आपकी नहीं है और आप जो क्रेडिटर्स से पैसा वो लिया हुआ वापस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिज़नेस जो है इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको लॉस भी होएगा और कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है, कंपनी मोर डेट्स एम्प्लॉय करेगी अगर उसकी श्योरिटी होगी कि वो फ्यूचर में इनफ कैश फ्लो जो है जनरेट कर सकती है, मतलब कि ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। अगर उसके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो उसे इक्विटी लेना चाहिए, डेट में कम इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या जिसे हम बोलते हैं ICR। ICR का एक फार्मूला होता है एबिट अपॉन इंटरेस्ट। एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब जो भी कंपनी की पूरी इनकम होती है जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्सेस जो है पे नहीं किए गए हैं उसे हम बोलते हैं एबिट। एबिट अपॉन इंटरेस्ट। एबिट का मतलब है कि जो अर्निंग है इंटरेस्ट से कितना गुना है। अगर मतलब ICR है अगर 5 गुना है तो उस केस में हम ज़्यादा डेट्स लेंगे, और अगर ICR जो 3 टाइम्स है इंटरेस्ट का तो उस केस में हम कम डेट्स लेंगे। मतलब कि एक तरह से मतलब क्या है इसका कि अर्निंग जो है इंटरेस्ट से कितना गुना है। अगर अर्निंग कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम डेट लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारी अर्निंग है उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है कितनी बार कवर हो रहा है। तो अगर हाई ICR होगा तो हम ज़्यादा डेट्स लेंगे, लोअर ICR होगा तो हम लेसर डेट्स लेंगे। हमारा फिर थर्ड पॉइंट आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, या जिसे हम बोलते हैं DSCR। इसका भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला है प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, मतलब कि वो प्रॉफिट्स जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेस की पेमेंट हो चुकी है प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये इसका फार्मूला है। मतलब कि इसका DSCR का फार्मूला मतलब इसका मतलब क्या होता है, DSCR एक तरह से इंडिकेट करता है कि कंपनी की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने डेट की पेमेंट कर सकती है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की भी इंक्लूड करके वो कितनी एबिलिटी है कि वो उसे पे कर पाए।
मतलब कि एक तरह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें सबको जोड़ने के बाद में, सारा खर्चा निकालने के बाद में, वो एक तरह से कितना है कि भाई अपने जो उसकी रीपेमेंट करनी है लोन्स वगैरह की, वो पे कर पाएगा। अगर हायर DSCR है तो उसे ज़्यादा डेट्स लेने चाहिए, लोअर DSCR है तो उसे लेसर डेट्स लेने चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जिसे हम ROI भी बोलते हैं। अगर ROI जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डेट्स लेंगे। अगर ROI जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन डेट से कम है तो हम लेसर डेट्स लेंगे, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, जिसका नाम था फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ROI अगर ज़्यादा है IOD से तो उस केस में हमारा जो EPS था बढ़ रहा था, और अगर इन केस अगर हमारा ROI कम है IOD से तो अगर हम ज़्यादा डेट्स लेंगे तो उस केस में हमारा EPS कम हो रहा है। तो सेम सिचुएशन बनती है, वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला ही पॉइंट है इसमें। अगर हमारे ROI ज़्यादा है, हम जो कमा रहे हैं पैसे से ज़्यादा है और हमें इंटरेस्ट कम पे करना है उस रेट से, तो हम ज़्यादा डेट्स लेंगे। और अगर हम कमा कम रहे हैं और इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, जो परसेंटेज जो है, तो हम कम डेट्स लेंगे। फिर हमारा था फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। अब जो भी हम लोन लेते हैं उसका जो खर्चा होता है, जो हमारी कॉस्ट होती है, वो अगर ज़्यादा है तो हम इक्विटी लेंगे। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो हम ज़्यादा डेट्स प्रेफर करेंगे। डिपेंड करता है कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, कॉस्ट किसकी कम है। अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि बिज़नेस में कॉस्ट इफेक्टिव भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है टैक्स रेट का। अब टैक्स रेट जो होती है गवर्नमेंट की फिक्स रहती है। जैसे कि कंपनी के ऊपर कहा रहती है 30% टैक्स पे करना होता है हर कंपनी को, हर इनकम पे, चाहे उनकी इनकम चाहे 1 लाख रुपये हो, चाहे 30 करोड़ रुपये हो, 500 करोड़ रुपये हो, हर प्रॉफिट पे उनको 30% एक डायरेक्ट रेट से टैक्स पे करना पड़ता है। अगर टैक्स रेट बढ़ जाती है किसी केस में तो उस केस में उन्हें कम प्रॉफिट लेस होगा उनका, क्योंकि अगर वो डेट ले रखे होंगे तो उन्होंने, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स पे करने से पहले ही डिडक्ट हो जाता है प्रॉफिट में से। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, तो जो भी हमारी कंपनी की अर्निंग है उससे पहले हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं, फिर जो बचता है उसका 30% हम टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स बेनिफिट इससे इस तरीके से मिल जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आए भी, पेपर में क्वेश्चन आए भी कि भाई टैक्स का बेनिफिट हमें कैसे मिलता है, तो भी वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला ही पॉइंट हमने बताना है। क्योंकि अगर हम डेट ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में जो डेट को जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसको पे करने के बाद ही हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा हमारे पास बच जाता है। हाई टैक्स रेट मीन्स डेट चीपर है, और अगर लो टैक्स रेट होता है तो उस केस में हमें लेसर डेट्स लेने चाहिए, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ जाएगा, या टैक्स भी हम ज़्यादा पे करेंगे। ये आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एग्जांपल से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है कि अगर टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो हम डेट्स जो है वो ज़्यादा लेंगे। ये बेनिफिट कैसे मिलता है ये आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी शेयर इशू करने का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, हमारी खर्चा आता है, कि जैसे हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे या जो भी कुछ होता है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर EPS जो है हमारा वो बढ़ा रहा है, डेट लेने से हमारा अगर EPS बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा डेट्स लेंगे, और अगर हमारा जो EPS है वो अगर गिर रहा है, कम हो रहा है, तो हम डेट्स को अवॉइड करेंगे। सेम ROI वाला टॉपिक, ROI वाला ही पॉइंट है, ये टैक्स रेट वाला भी सेम पॉइंट ही है, बस खाली थोड़ा सा मतलब अलग है, बस मतलब एक ही है लेकिन पॉइंट थोड़ा अलग है। अब नेक्स्ट हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं एक तरह से आपको बेसिक बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ROI जो है वो ज़्यादा है IOD से, और हम डेट ज़्यादा लेंगे तो उस केस में हमारा EPS बढ़ेगा, और उस केस में हम ज़्यादा डेट्स लेना प्रेफर करेंगे। ये पॉइंट जो तीनों पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। फिर हमारा था 8 पॉइंट फ्लोटेशन कॉस्ट का। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि वो खर्चा जो हम सिक्योरिटीज़ इशू करते टाइम हमारा खर्चा जो लगता है, जैसे हमने सिक्योरिटीज़ इशू करते टाइम जो हमारे एडवर्टाइजमेंट दी है उसका एक्सपेंस, प्रोस्पेक्टस छापने का खर्चा, या कोई ऑडिटर फीस या अंडरराइटर कमीशन दिया है, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि किसी सिक्योरिटीज़ को इशू करने में हमारा खर्चा आता है। अगर मान लो कि लेसर मतलब कि बहुत कम कॉस्ट लग रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रही है, तो हम लोन से पैसा ले लेंगे, और अगर ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है तो हम शेयर से पैसा लेंगे। ये सिंपल सी एक तरह से आपको समझाने का तरीका है। अगर कॉस्ट कम आ रही है तो उसके से हम लोन लेंगे, और ख़र्चा हमारा ज़्यादा आ रहा है
तो हम शेयर से पैसा जनरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क कंसीडरेशन का। रिस्क का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि एक तरह से एक पोजीशन में ऐसे आ जाना जब हम अपने फाइनेंशियल चार्जेस पे ना कर पाएँ। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख या 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का, और हम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जब उनका इंटरेस्ट पे ना कर पाएँ, तो वो हमारे एक तरह से फाइनेंशियल रिस्क होता है। जो हमने फिक्स रेट पे पेमेंट करनी होती है वो अगर हम नहीं पे कर पाते हैं तो वो एक तरह से हमारे फाइनेंशियल रिस्क की पोजीशन हो जाती है। तो अगर हमारे बिजनेस में रिस्क बहुत कम है तो हम डेट ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अगर रिस्क ही नहीं है तो डेट से हमारे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारे को रिस्क है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं हो पाएगा कि हम उसे पे कर पाएँ, तो हम कम डेट लेंगे, कम उधार पे पैसा ले लेंगे। मान लो कि मुझे लगता है कि मैं 1 करोड़ रुपये उधार ले लूँ और मैं वापस नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं लूँगा। अगर मुझे लगता है मैं पे कर पाऊँगा तो ही मैं लूँगा ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे फर्म की जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो डेट्स होते हैं वो एक तरह से और ज़्यादा डेट लेने के लिए वो बर्डन नहीं होता उनके ऊपर। मान लो कि मैंने 1 करोड़ रुपये उधार ले लिया, पहले से ऑलरेडी से ले लिया, अब मैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक तरह से जो सम बोरोइंग पावर जो होती है वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन रखनी। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस कैसे हो सकते हैं? जो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, जो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज़ से बचे रहने के लिए जो अपनी बोरोइंग पावर होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये ना हो कि मैं सारा का सारा पैसा उधार ले लूँ और आगे फ्यूचर में कुछ मेरा इतना बड़ा लॉस हो जाए और मेरा बिज़नेस डूब जाए। कई बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो उसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या होता है, जो अगर वो डेट ज़्यादा अगर ले रहा है तो उस केस में उसके रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं कि और ज़्यादा लोन वो ना ले। फिर 11 पॉइंट है हमारा कंट्रोल का। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो वो डेट्स लेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि एक कंपनी में है इससे 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो वो डेट प्रेफर करेंगे कि लोन ले लें और उनको पेमेंट करते रहेंगे। अगर उन्हें थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना कंट्रोल को शेयर करने में तो वो इक्विटी की तरफ जाएंगे। मतलब कि अगर इक्विटी की तरफ जाएंगे तो उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे और वो अपना कंट्रोल शेयर करेंगे किसी और शेयर होल्डर के साथ में। तो सेम पॉइंट है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो कंट्रोल अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो वो डेट्स प्रेफर करेंगे, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कंट्रोल को शेयर करने में तो वो इक्विटी प्रेफर करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12th पॉइंट है, 3 और रह गए हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? कंपनीज़ को सभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्री की उसे फॉलो करना ज़रूरी होता है। जो सेबी है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं अगर वो इजी हैं तो कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इशू करना चाहेगी। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो कंपनीज लोन लेने की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों है? मतलब कि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जब जो चाहे सिक्योरिटीज इशू कर दे, जब चाहे लोन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, स्टॉक मार्केट कंडीशंस। अब नॉर्मली 2 तरह की मार्केट कंडीशंस होती हैं, जैसे इसमें मेंशन कर भी रखा है बुक में, बस खाली नाम मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि आपको समझ में आ जाएगा। 2 कंडीशंस होती हैं, पहला है बूम, सेकंड है रिसेशन या डिप्रेशन। बूम का मतलब होता है जब हाई प्राइसेस चल रहे होते हैं, मार्केट में काफ़ी उछाल चल रहा होता है, हर चीज़ में काफ़ी अपसाइड चल रही होती है, अपसाइड स्विंग चल रही होती है। और रिसेशन और डिप्रेशन में मुझे डाउन स्विंग चल रही होती है, हर सब कुछ जो प्राइसेस हैं बहुत फॉल हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में। तो ये 2 कंडीशंस होती है, एक तरह से होती है ऊपर जाना और एक होता है नीचे जाना। हम बूम पीरियड को एक तरह से क्या बोलते हैं, सॉरी, बुल मार्केट भी बोल सकते हैं। अब बुल मार्केट क्यों बोलते हैं? अगर आपने कभी नोट डाउन किया हो, जो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट में, उसके बाहर एक सांड की मूर्ति बनी हुई है। 2 तरह की मार्केट्स होती हैं, बियर मार्केट और बुल मार्केट। अब ये क्यों बोला जाता है इसका भी मैं आपको एक कंसेप्ट आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको माइंड में डाउट ना रहे कि ये किसका मतलब क्या होता है। बूम का मतलब है कि ऊपर जाना, और सेम इसको रिप्रेजेंट करता है बुल, क्योंकि बुल का जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए उसकी मूर्ति का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाए। बियर का मतलब भालू होता है, भालू का मुंह जो हमेशा होता है नीचे की तरफ होता है। तो रिसेशन और डिप्रेशन जो होता है एक तरह से बियर को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट नीचे जा रही है। जब मार्केट कंडीशन जो है डिप्रेशन चल रहा होता है
तो उसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, एक तरह से उनके माइंड में हेजिटेशन आ रहता है कि वो इन्वेस्ट ना करें क्योंकि उनका लॉस हो सकता है। तो उस केस में कंपनी जो है बोरोड फंड या लोन जो होते हैं, डेट्स जो होते हैं, वो प्रेफर करेगी। और बूम के पीरियड में जब सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफर करेंगे कि भाई वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे और उन्हें पता होगा कि जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो वो इक्विटी शेयर खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। तो बूम के टाइम पे कंपनी को इक्विटी ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट आज का, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज़, बल्कि बाकी सभी कंपनी से कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। हमें जो है इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ब्लाइंडली किसी कंपनी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी कंपनी अलग है, दूसरी की कंपनी अलग है, उनकी पॉलिसीज़ अलग है, हमारी पॉलिसीज़ अलग हैं। तो उसी केस में हमेशा जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करने से पहले हमें प्रॉपर केयर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे फाइनेंशियल रिस्क हमारा बढ़ सकता है। मान लो कि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा है, हमारे पास नहीं है उतना अच्छा, और हम लोन ले लें तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर इसके सेम एक पॉइंट बनता है, लॉजिक बनता है कि अगर आपकी फर्म जो है हायर रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकती है तो उससे ज़्यादा डेट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये देख के तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए कि सामने वाली जो दूसरी फर्म है, जो कंपटीशन में दूसरी फर्म है, वो एक तरह से लोन से अपना पैसा जनरेट कर रही है। तो ये कभी भी रीज़न नहीं होना चाहिए दूसरा सामने वाला भी ये कर रहा है। जैसे कि आपको मैं रियल लाइफ में भी बता देता हूँ कि आपका जो दोस्त है, आपका जो भी कोई कंपटीटर है, उसे देख के अपनी लाइफ में कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, क्योंकि सभी की लाइफ अलग होती है, सभी का बिजनेस अलग अलग होता है, सभी के डिसीजन अपने होने चाहिए। किसी और को देख के कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल रिस्क और लाइफ रिस्क आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रेडी हो सकता है और आप नहीं हो सकते, और अगर आप रेडी हो तो वो नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वो डिसीज़न ले रहा है वो आपके लिए भी सही हो। तो हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लाइफ में भी और बिजनेस में भी, नहीं तो रिस्क बढ़ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा और शायद हो सकता है कि कंपनी या लाइफ जो है बंद हो जाए। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, और हमने आज पढ़े 14 पॉइंट्स। फिर कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिर हम परसों पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट एसेट्स, या करंट एसेट्स ही है वो टॉपिक का नाम। और ये 3 दिन का भी रह गया, आज के बाद आपका 2 दिन का और रह गया, उसके साथ में आपका जो 9th चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, और 14 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो रेशियो है वो क्या होने चाहिए, डेट ज़्यादा लेने हैं कम लेने हैं, इक्विटी ज़्यादा लेनी है कम लेनी है, और कब कौन सी क्या रेशियो होनी चाहिए, वो इन 14 डिसीजन फैक्टर्स के ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।